हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। देखो भाई, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें भी सबसे पहले बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से नॉमनक्लेचर टॉपिक से। देखो भाई, नॉमनक्लेचर में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम लोग नेमिंग करना सीखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कुछ मेथड्स होते हैं नेमिंग के, जैसे IPAC सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद कॉमन नेमिंग है, डेराइव्ड नेमिंग है। इसके अलावा भी हम लोग इस टॉपिक के अंदर बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत सारी बातें ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड, कार्बन जो इनका सेंट्रल एटम होता है उससे रिलेटेड, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में कुछ जानेंगे, सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, और कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखेंगे। वैसे हाइब्रिडाइजेशन अपने में ही एक बड़ा टॉपिक है जो कि हम लोग सीखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग इतना जानेंगे कि हम लोग किसी कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भाई देखो लाखों की तादाद में पाए जाते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन किस किस बेस पर किया गया है, उनको पहचानेंगे कैसे, नाम कैसे लिखेंगे, तो बहुत सारा डिटेलिंग इस चैप्टर के अंदर होने वाला है। ठीक है। अच्छा, अगर भाई नीट के लिहाज से अगर बात करें वेटेज के हिसाब से कि किस चैप्टर का इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं नॉमेनक्लेचर से, तो भाई देखो एक क्वेश्चन का वेटेज है, और वो भी अगर आया तो आया, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन का वेटेज होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको साइड कर दें, हटा दें, पढ़े ना। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि इसी पर ही तो आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, बड़े चैप्टर हैं, उनकी नींव, उनका बिल्डिंग तैयार करेंगे। ये हमारा नींव है, हमारा बेस है। ये अगर अच्छे से रेडी रहेगा तो हम आगे भी अच्छे ढंग से बढ़ते चलेंगे। तो बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को सीखना है, अपने बेस क्लियर करने हैं, क्योंकि देखो भाई नीट के एग्ज़ाम से बहुत अब बिल्कुल पेपर अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, कभी इजी आ रहा है तो कभी काफ़ी टफ आ रहा है, या कॉन्सेप्ट, जो टफ कहना तो गलत रहेगा मेरे हिसाब से, कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है। कभी कॉन्सेप्चुअल पेपर आ जा रहा है, कभी बिल्कुल ही सिंपल सा आ जा रहा है। तो अगर कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा तो भाई बेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे ऐसे कंपाउंड्स की जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। उन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। यानी ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बिल्कुल कार्बन के चारों तरफ घूमती है। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि लोग ये समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स, जिसमें जीवन होता है, जिसमें लाइफ पाई जाती है, जैसे एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन हो गए हम, तो उनमें से निकाले जाते हैं, उनमें से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ यहीं पर मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में एक साइंटिस्ट थे वोलर, जो आप जानते होंगे, वोलर साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया था कि यूरिया बनाया था, यूरिया। और यूरिया बनाया था कैसे? यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, NH2CONH2। ये बनाया था लैब में आर्टिफिशियल तरीके से, लैब में आर्टिफिशियल तरीके से बना था। ठीक है, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ से फिर ये जो मिथ था वो ब्रेक हुआ। ये जो सोच डेवलप हो गई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, जिसमें लाइफ पाई जाती है, इनको आर्टिफिशियल नहीं बना सकते हैं। तो वो मिथ खत्म हुआ, वो भ्रम टूट गया लोगों का। अब ये यूरिया से साबित हुआ कि भैया लैब में भी हम इसको बना सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से हम इसको रेडी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर वहां से और स्टडी आगे बढ़ी तो एक कॉमन पॉइंट मिला ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, और वो कॉमन पॉइंट क्या था? हमारा कार्बन। वो कॉमन पॉइंट कार्बन है। ठीक है, तो चलो भाई अब हम लोग थोड़ा कार्बन के बारे में अच्छे ढंग से जानते हैं, थोड़ा सा कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। आपको मालूम होना चाहिए जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इसके कई सारे आइसोटोप होते हैं। उसमें से एक आइसोटोप कार्बन 12 होता है, एक आइसोटोप कार्बन 13 होता है, और एक आइसोटोप होता है कार्बन 14। इन सब के बारे में हमने आपको मोल चैप्टर में पढ़ा दिया है, लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं। कार्बन 12 जो होता है वो नेचर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, 98.8%। यानी आइसोटोप्स के बारे में बात करें तो इसका अमाउंट नेचर में सबसे ज़्यादा है। कार्बन 13
इसका अमाउंट 1.1% होता है, कार्बन 14 0.001% होता है। ये जो कार्बन 14 वाला आइसोटोप है, ये क्या होता है तुम्हारा, रेडियो एक्टिव है, ये आपका रेडियो एक्टिव है। और इसका जो हाफ लाइफ होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव वो एलिमेंट्स होते हैं या रेडियो एक्टिव वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस बाहर निकलती रहती हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलते रहते हैं, तो उनका डीके होता रहता है, मतलब डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, मास कम होता रहता है, घटते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। तो इनका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, 5730 साल के आसपास होता है। मतलब डिकम्पोजिशन हो तो रहा है लेकिन बहुत स्लो रेट है, बहुत स्टेबल कार्बन 14 है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के मामले में। और इसी वजह से इसका यूज जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। कभी मौका पाएंगे तो आपको पूरा ये मेथड भी मैं आपको समझा दूंगा, वैसे शायद आप लोग बायो में पढ़ते होंगे, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। इस मेथड का यूज कहाँ करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं जैसे कोई फॉसिल मिला बहुत पुराना, या कोई पेड़ है हजारों साल पुराना, तो भैया उनका एज मालूम करना है कि एग्जैक्ट आसपास का एज मिल जाए कि कितना पुराना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उस मेथड को रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड बोलते हैं, और इसमें जो एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं वो यही होता है, कार्बन 14 होता है। तो अभी हम लोग कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन ही है, तो कार्बन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलो भाई हम लोग पहले बात करेंगे कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टेट्रावैलेंट। अब टेट्रावैलेंट का क्या मीनिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर में जाएंगे, वहां सीखेंगे आप बाउ रूल से 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। ये जो पहला सेल है फर्स्ट, और ये दूसरा सेल है सेकंड सेल, ठीक है। तो ये जो आखिरी वाला सेल है सेकंड सेल, वही इसका क्या कहलाएगा, आउटर सेल कहलाएगा, जिसको तुम आउटर मोस्ट सेल बोल सकते हो, आउटर मोस्ट सेल। ये सारे पॉइंट्स आपको सीखते चलने हैं, या इसी को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। तो अगर वैलेंस शेल का हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2p में टोटल 3 ऑर्बिटल होंगे, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। अच्छा, ये अभी हमने क्या बना रखा है, ग्राउंड स्टेट बना रखा है कार्बन का, कार्बन का ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि अभी अपने लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2p में 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, तो अगर यहां से कार्बन बॉन्ड बनाना चाहेगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कार्बन क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि लोअर वाले, मतलब जो s ऑर्बिटल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके जंप करके कहां चला जाएगा, p ऑर्बिटल में, ठीक है। अपने से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चला गया, s से निकल करके p में चला गया। तो अभी आप देख सकते हैं कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए हैं, एक यहां से निकल करके यहां चला गया, ठीक है। 1 2 3 4 आधे भरे हुए ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है, अब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो मैंने टेट्रावैलेंट हेडिंग डाली है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। लेकिन ये कब बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड तब बना सकता है जब कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स इन एक्साइटेड स्टेट। जब वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा तब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसीलिए इसकी वैलेंसी को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी, यानी कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। वैलेंसी का मतलब बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, कितने बॉन्ड बना सकता है। अपने दिमाग में बस यही भरना है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि भैया कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, और वो तभी बना पाता है जब वो किस स्टेट में आएगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा, ठीक है। अच्छा, जब वो 4 बॉन्ड बनाता है तो वो किस तरह के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल,
ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है टेट्राहेड्रल। ठीक, अब टेट्राहेड्रल क्या है? कार्बन देखो 4 बॉन्ड बना रहा है। अब ये मैंने 2 बॉन्ड कुछ इस तरह अलग से दिखा दिए, ठीक है, ये ठीक, इस तरह के स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टीडी शॉर्ट में लिखते हैं। और पूरे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। जितने भी इसमें बॉन्ड पाए जाते हैं सारे बॉन्ड एंगल इक्विवेलेंट होते हैं 109.5 डिग्री। अच्छा, ये जो मैंने तरीका बताया है, जब स्टीरियोकेमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहां जान जाएंगे, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है। ठीक है, इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं वेज बॉन्ड। वेज बॉन्ड, ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि जो एटम या मॉलिक्यूल लगा होगा वो अबव द प्लेन लगा होगा। ठीक है, अबव द प्लेन, क्योंकि भाई ये 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल। अब क्योंकि हमारा बोर्ड है, आपका बुक है, आपका नोटबुक है, ठीक है, कॉपी है, ये सब 2D होते हैं। तो अब 2D में 3D को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कोई ना कोई तरीका बनाना पड़ता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन को शो करने के लिए। तो ये एक वेज बॉन्ड है, यानी ये रिप्रेजेंट करता है अबव द प्लेन। अबव द प्लेन का मतलब जो ऑब्जर्वर है, जैसे आप देख रहे हैं तो एटम या मॉलिक्यूल आपकी तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ लगा हुआ है। जैसे ये बोर्ड था, अभी देखो ये मैं पेन दिखा रहा हूं, बॉन्ड किधर की तरफ है, ठीक, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये हो गया टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक, और ये वाला जो बॉन्ड है इस तरीके वाला, ये जो डैश से दिखाया गया है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन यानी प्लेन से पीछे की ओर जा रहा है, यानी बोर्ड है पीछे की तरफ। ठीक, जैसे ये कार्बन हो गया, कार्बन पीछे की तरफ लगा हुआ है, या आगे की तरफ लग गया तो ये अबव द प्लेन हो गया, पीछे की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिलो द प्लेन हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑब्जर्वर जो देख रहा है उससे दूर जा रहा हो। ठीक, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। नेक्स्ट आइए, और क्या प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, और क्या खास बात होती है? खास बात होता है कि कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, यानी इसकी लिमिटेशन क्या है बॉन्ड्स बनाने की, वो आपको समझाते हैं। या तो कार्बन सिंगल 4 बॉन्ड बनाएगा, या तो कार्बन के बॉन्डिंग करने का एक तरीका ये है कि वो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बाकी 2 एक साथ बनाएगा, यानी डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और कार्बन की लिमिटेशन क्या है कि कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बना ले और बाकी 3 बॉन्ड एक साथ बनाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। अब ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन, और ऐसे कार्बन को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। या एक तरीका और है कि कार्बन जो होता है वो 2 डबल बॉन्ड एक साथ बना रहा हो, यानी टोटल वो 4 बॉन्ड ही बनाएगा। भाई लोग, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 4 बॉन्ड बनाने के तरीके उसके अलग होते हैं। ठीक है, यानी वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, डबल बॉन्ड बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, और 2-2 करके डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये कार्बन के बॉन्डिंग करने के तरीके होते हैं। नेक्स्ट आइए अगले प्रॉपर्टी के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन। तो पहले हम समझेंगे कि कैटेनेशन क्या होता है। देखो भाई, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी एंड फॉर्म ए लॉन्ग चेन। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी और एक लॉन्ग चेन बना ले। अब इसका मीनिंग क्या है? जैसे कार्बन है, तो कार्बन एटम की खास बात क्या है कि वो अपने ही एटम को अपने आप से जोड़ सकता है, और जोड़ करके अलग अलग तरीके से एक लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, ये कार्बन की बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक लंबी चेन फॉर्म कर सकता है कैसे? ठीक है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू कार्बन 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 कार्बन, एक लंबी चेन। इसी प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने ही एटम को बार बार रिपीट करते रहना। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लाखों की तादाद में पाए जाते हैं। इतने ज्यादा तादाद में पाए जाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन कार्बन का कैटेनेशन पावर भी है, कि वो कई तरीके से चेन बना लेगा, कई तरीके से कार्बन्स को, अपने ही एटम को बार बार अटैच कर सकता है। छोटी चेन, बड़ी चेन, और बड़ी चेन, मीडियम चेन, किसी भी तरीके से 10 कार्बन, 15 कार्बन, 20 कार्बन, 50 कार्बन, 60 कार्बन, 70 कार्बन, ऐसे कई सारे कार्बन को आपस में जोड़ करके एक लंबी चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन क्या यही एक एलिमेंट है जो ऐसा कर सकता है? और भी हो सकते हैं। तो पहले समझना होगा कि ये कैटेनेशन किस बात पे डिपेंड करता है। कैटेनेशन डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर।
बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। अगर बॉन्ड मजबूत नहीं बनेगा तो क्या एक लंबी चेन का फॉर्मेशन हो सकता है? आप खुद सोचिए, जैसे कार्बन से एक कार्बन जुड़ा, चलो ठीक है, कार्बन से एक कार्बन जुड़ा 12 एटॉमिक मास, फिर एक कार्बन और जुड़ा 12 और, फिर एक जुड़ा और 12, तो ये तो वेट भारी होता जा रहा है ना भाई, वजन उसका बढ़ता जा रहा है। अगर वजन बढ़ेगा तो ये बॉन्ड टूटने का खतरा बढ़ता चला जाएगा। यानी इन कार्बन एटम्स को संभालने के लिए ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये बॉन्ड कैसे होने चाहिए? ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर बॉन्ड कमजोर हुआ तो क्या कोई भी एटम लंबी चेन बना सकता है? नहीं बना पाएगा। कोई भी एलिमेंट अपने एटम को इतनी बार रिपीट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर बॉन्ड कमजोर हो गया तो वो कहीं ना कहीं जाकर के तो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, वजन बढ़ता जाएगा तो वो टूट जाएगा बॉन्ड। इसीलिए कैटनेशन डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन कार्बन का सबसे ज्यादा होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अप्रॉक्स डेटा मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ नापी गई वो अप्रॉक्सीमेटली 313 किलो जूल पर मोल की है। 313 किलो जूल पर मोल अप्रॉक्स, ये सबसे ज्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, सेकंड नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर ठीक है, कौन है कैटनेशन में? और वो है सल्फर। ठीक है, सल्फर सेकंड नंबर पर है, पाया जाता है। पहले नंबर पर आपका कार्बन है कैटनेशन में, और दूसरे नंबर पर आपका क्या है? सल्फर है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। तो अभी कार्बन के बारे में हमने क्या जाना कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, और जब वो सिंगल 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है? बॉन्ड एंगल कैसा होता है? ठीक है। अच्छा, कार्बन की एक और खास बात है कि वो बहुत सारे तरीके से बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड अलग, डबल बॉन्ड अलग, ट्रिपल बॉन्ड अलग, डबल करके 2 बॉन्ड अलग। ठीक, कैटनेशन पावर हो ही गया है। चलिए अब और देखते हैं कि इसकी और क्या प्रॉपर्टी है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको जानने से पहले हम आपको बताते हैं बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को जानने से पहले हम जानेंगे कि बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, कई टाइप के होते हैं, लेकिन अभी आपको 2 सीखने हैं। एक होता है आपका सिग्मा बॉन्ड, एक होता है आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अब भाई लोग, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड बाई हेड ओवरलैपिंग से, यानी जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं हेड बाई हेड ओवरलैपिंग से। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं along the इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक, चलिए आपको पूरी बात समझाते हैं। अब मैंने तो अभी तो डिफिनेशन लिख दिया है, लेकिन जब एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी डिटेलिंग हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। अभी यहाँ क्योंकि थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। मान लो एक s ऑर्बिटल है, और s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। एक s ऑर्बिटल, दूसरा s ऑर्बिटल। ठीक है, ये इसका सेंटर पार्ट यानी न्यूक्लियस, ये इसका सेंटर पार्ट। अब इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको ही बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। पहले तो ये समझ लीजिए, इनके न्यूक्लियस को मिलाने वाली जो लाइन है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहलाएगी। अगर ये ऑर्बिटल्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं तो इससे जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं हेड बाई हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, ये देखो, जो लाइन है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो इनके न्यूक्लियस को मिला रही है, उसी डायरेक्शन में ये s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर गए। ठीक है, और ओवरलैपिंग वाला एरिया यही है, इसी को बोलते हैं ओवरलैप। और जो मैंने येलो से शेड कर दिया है ये ओवरलैपिंग जोन कहलाएगा, ओवरलैपिंग जोन। और जो ओवरलैपिंग जोन होता है, ठीक है, इसी पे डिपेंड करता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ। अगर ये जोन, ये जो एरिया है, अगर ये ज्यादा कवर हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनता है। तो यहां से बना सिग्मा बॉन्ड। ये जो हेड बाय हेड ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है, देखो ऐसे आमने सामने, हेड बाय हेड। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। एस और एस का हमने लिया, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं पी और पी ऑर्बिटल का। ठीक है,
पी ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है डम्बेल जैसा, ठीक है, ये हो गया पी ऑर्बिटल। ठीक, अब ये जो है ये इसका न्यूक्लियस पार्ट, ये इसका न्यूक्लियस यानी सेंटर पार्ट। अब इनको मिलाने वाली जो लाइन जा रही है इसी को हम लोग बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के एलोंग होने चाहिए ये ऑर्बिटल, यानी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ऐसे आ रही है तो ये ऑर्बिटल भी ऐसे ही रखे होने चाहिए। ठीक है, ये ऑर्बिटल ऐसे ही रखे होने चाहिए। देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे जा रही है और ये ऑर्बिटल भी उसी डायरेक्शन में है, तो जब उसी डायरेक्शन में है तो आगे चल करके इस मैनर में ये ओवरलैप कर जाएंगे और ये जो ओवरलैपिंग हुई है इसी से क्या बना होगा, इसी से बना होगा सिग्मा बॉन्ड। ऐसे बनता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड का। जैसे हमने एक s और s ऑर्बिटल का लिया, ये कौन सा लिया हमने p और p ऑर्बिटल का लिया। एक बार ले लेते हैं s और p, ये s ऑर्बिटल ले लिया और एक हमने p ऑर्बिटल ले लिया। ठीक है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो s ऑर्बिटल भी ऐसे ही रखा हुआ है, p ऑर्बिटल भी उसी के डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो जब इन दोनों को जब ओवरलैप करेंगे तो आप पाओगे कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के एलोंग ही ओवरलैपिंग चल रही है, यानी हेड बाय हेड ओवरलैपिंग चल रही है। और हेड बाय हेड ओवरलैपिंग करने से जो बॉन्ड बन रहा है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं सिग्मा बॉन्ड बनने के। केमिकल बॉन्डिंग में और डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल जानेंगे। अभी सिर्फ मुझे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सेंट्रल एटम है कार्बन, उसके हाइब्रिडाइजेशन को समझाना है। ठीक है, पहले प्रोसीजर समझेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। ट्रिक का कहने का मतलब है कि वो शॉर्ट मेथड जिससे हम डायरेक्ट देखते ही पहचान जाएंगे कि हाँ भैया कार्बन का ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, चलो अब सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं पाई बॉन्ड के बारे में। पाई बॉन्ड, ठीक, पाई बॉन्ड का ये सिंबल होता है पाई बॉन्ड। अब ये कैसे बनता है, ये बनता है साइड वेज ओवरलैपिंग से, साइड वेज ओवरलैपिंग से। ठीक है, अब साइड वेज ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी जो ऑर्बिटल होंगे वो परपेंडिकुलर होने चाहिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है देखिए, जैसे मान लो एक p ऑर्बिटल यहां मैंने बनाया, एक p ऑर्बिटल यहां मैंने बनाया। ठीक है, अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इनका क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन होगी उसी को तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ऐसे रखा हुआ है लेकिन ऑर्बिटल ऐसे रखा हुआ है भाई लोग। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ऐसे है और ऑर्बिटल ऐसे रखा हुआ है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ऐसे जा रही है और ऑर्बिटल ऐसे हैं, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। वही बात लिखा है, परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब इस तरीके से जो ओवरलैपिंग करेंगे तो देखो कितना मुश्किल होगा ओवरलैपिंग, डिफिकल्ट होगा कितना ओवरलैपिंग। इस लोब को, अच्छा ये जो हिस्सा होता है इसको लोब्स बोलते हैं। ठीक है, लोब है। अब इसको इसके साथ ओवरलैप करना है, यहां से यहां इसको ओवरलैप करना है, तो अब ऐसे ऐसे कैसे ओवरलैप हो पाएंगे, इसका मतलब इन दोनों ऑर्बिटल्स को ऐसे बेंट होना पड़ेगा। तो जब ये बेंट होंगे तभी तो ओवरलैप कर सकते हैं, इस तरीके से एक इधर से और एक इधर से ऐसे बेंट होना पड़ेगा। तो बेंट होने के चक्कर में बहुत कम एरिया जो होता है वो एक दूसरे का कवर कर पाएंगे, बहुत कम एरिया, इस तरीके से बहुत थोड़ा थोड़ा एरिया। ये देखो, इसको थोड़ा अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूं, ये येलो वाला, ये बहुत कम एरिया कवर कर पाते हैं, बेंट हो जाते हैं। तो हो जाएंगे तो इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं हम लोग, ये इस फॉर्म का जाता है, जैसे बनाना शेप का होता है ना, बेंट शेप, इस तरीके से। ये तुम्हारा क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन करके तैयार है। इसमें बहुत स्मॉल एक्सटेंट में हम कह सकते हैं स्मॉल ओवरलैपिंग जोन होता है, ओवरलैपिंग जोन होता है। यही रीजन है कि जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में पाई बॉन्ड जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, क्योंकि इसका जो ओवरलैपिंग जोन होता है वो बहुत कम है। देखो बेंट होने पर बहुत थोड़ा सा कवर करते हैं। अच्छा, यही साइडवेज ओवरलैपिंग है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, इस तरीके से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग।
ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड क्या था, हेड बाई हेड ओवरलैपिंग। तो हेड बाई हेड करने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। चलो भाई लोग, तो ये हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में जान लिया, क्योंकि अब जब मैं आपको थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझाऊंगा तो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड को लेकर के क्लियरिटी रहेगा, क्योंकि आगे चल करके हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट भी करने वाले हैं। तो हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए कि हाँ भैया सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। अब देखो पेपर अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको बहुत ज़्यादा हंसी मजाक और ट्रिक्स इस तरह के लेक्चर से आपको बचना होगा, ठीक है। हाँ अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए लेक्चर, लेकिन इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपका टाइम भी सेव हो और कम टाइम के अंदर आपको इफिशिएंट लेक्चर मिल सके, ठीक है, और पूरा कॉन्सेप्चुअल तैयारी हो सके, इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में ना पड़ा करिए। चलो भाई, तो ये हमारा क्या था, सिग्मा और पाई बॉन्ड जान गए। हम फिर से वापस आते हैं अपने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पर, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है पहले जान लीजिए। मैं आपको अभी लिखवाने वाला तो नहीं हूं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में। बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखो भाई, होता क्या है कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, आपको दिमाग में आ गया कि हाँ भैया ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं। लेकिन जब भी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की जाती है तो ओवरलैपिंग के वक्त कुछ बातों का सिमेट्रिकल होना जरूरी है। जैसे एनर्जी लगभग बराबर हो, ठीक है, वो ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेंगे, या साइज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। हाँ भैया साइज का बहुत डिफरेंस है, एक बहुत छोटा ऑर्बिटल है, एक उसके कंपेयर में बहुत बड़ा ऑर्बिटल है, ठीक है, तो फिर ओवरलैपिंग करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक। या आपने देखा था जब स्टार्टिंग में मैंने कार्बन में बताया कि ग्राउंड स्टेट में सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल थे उसके पास हाफ फील्ड, फिर एक्साइटेड स्टेट में उसको आना पड़ा और एक्साइटेड स्टेट में उसके पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए। एक 2s का था, बाकी 3 2p के थे। तो 2p के ऑर्बिटल अलग हुए, 2s के ऑर्बिटल अलग हुए। तो अब ये कैसे बॉन्ड बनाते होंगे, ठीक है। तो इन सब के लिए एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऐसे ऑर्बिटल का इंटरमिक्स होना जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, शेप डिफरेंट होता है, साइज डिफरेंट होता है, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री सब कुछ उसमें आ गया, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब उन ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमको एक नया ऑर्बिटल दिया, और वो नए ऑर्बिटल में एक खास बात क्या रहेगा कि उसमें सब कुछ सिमिलर होगा, ठीक है। आपको एनर्जी भी सेम मिलने वाली है, शेप भी सेम मिलने वाला है, साइज भी सेम मिलने वाला है, बॉन्ड एंगल भी सेम मिलने वाला है, सब कुछ सेम मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का एक लाइन में आप चाहे तो मीनिंग लिख लीजिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग अभी याद करने के लिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी अलग है, ठीक, जिनका बॉन्ड एंगल अलग है, ज्योमेट्री अलग है, लेकिन वो सब मिले और मिल करके हमको एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल दे दिया। अब जब नया हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमको मिला है, अब उसकी सब कुछ सिमिलर हो जाएगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल हो जाएगा। अब वो आसानी से जिसके साथ भी बॉन्ड बनाना है उसके साथ ओवरलैपिंग कर सकता है। यही प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी के लिए जितना मुझे जानना है। जैसे मान लो एक पेंट का डिब्बा है, एक पेंट का ड्रम है मान लेते हैं, उसमें रेड है, ठीक है, और एक पेंट का ड्रम है जिसमें व्हाइट कलर मिला हुआ है, ठीक है। अब हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे पास 2 ड्रम है भैया। अब दोनों ड्रम को आपस में हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। अब जब दोनों ड्रम को मिला देंगे तो कितने ड्रम मिलेंगे भैया, क्वांटिटी तो ऐसा नहीं कि कम हो जाएगा। 2 ड्रम को मिलाओगे तो पेंट जो हमको मिलने वाला है वो 2 ही ड्रम तो मिलेगा। पेंट अभी भी 2 ड्रम है, पहले भी 2 ड्रम था, अभी भी 2 ड्रम है, लेकिन क्या हुआ, रेड और व्हाइट को मिलाने पर कलर लगभग पिंक जैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो कलर तो सेम हो गए, यही है हाइब्रिडाइजेशन। अलग अलग टाइप का ऑर्बिटल मिलाया, ऑर्बिटल तो सेम हो गए लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिटल
उतने ही रहने वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल उतने ही रहने वाले हैं, जैसे नंबर ऑफ ड्रम उतने ही रहा, 2 ड्रम 2 ड्रम, लेकिन कलर अब सेम हो चुका है। इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले एक टर्म कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक नंबर, ठीक है। अब स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप लेंगे और प्लस उसमें जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उसमें लोन पेयर कितने बच गए हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इन दोनों का जो ऐड करेंगे उससे आपको मिलेगा स्टेरिक नंबर। और अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 आती है, 2, तो 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, तो स्टार्टिंग हमेशा s से करनी है, एक s होगा और दूसरा p हो गया, तो हम कहेंगे उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को sp। स्टेरिक नंबर 2 पर जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा उसको बोलेंगे sp। ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp। अब जैसे मान लो स्टेरिक नंबर क्या आ गया, स्टेरिक नंबर 3 आ गया। अब 3 पर स्टार्टिंग s से करनी है, तो एक s होगा तो बाकी 2 बच गया ना, 3 में से 1 निकाल दिया, बच गए 2, 2 क्या हो गया, आगे p में आ जाओ, p में 2 ऑर्बिटल sp2। मान लीजिए स्टेरिक नंबर आपका आ रहा है 4, तो एक s ऑर्बिटल और बाकी क्या हो गया 3, sp3, 4 हो गए। अब मान लो स्टेरिक नंबर तुम्हारा 5 आ गया, तो 5 पर एक s हो गया, 3 p के हो गए, भाई 4 p के तो कर नहीं सकते, p में 3 ही ऑर्बिटल होता है, sp3 टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए 4, अभी भी एक बच रहा है, तो हम इसको लिख देंगे एक आगे sp के बाद आता है d में स्टार्टिंग करना है, sp3d। अब जैसे स्टेरिक नंबर 6 आ गया, तो हमने एक s लिखा, 3 p लिख दिया, 4 हो गया। अब मुझे आगे का 2 और लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि s में एक ऑर्बिटल होता है, इतनी जानकारी तो होनी चाहिए, और p में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और d में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, और f सबशेल में टोटल कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो d में 5 तक ले जा सकते हो, sp3 हो गया, अब 6 है तो हम 2 बच गए d2, ठीक है। स्टेरिक नंबर 7 पे क्या लिखोगे, एक s है, 3 p हो गए, टोटल 4, अब कितने बच गए 3, तो हम क्या लिख सकते हैं d3। तो ऐसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इतना अभी आपको ऑर्गेनिक में काम नहीं आएगा। ऑर्गेनिक में बस आपको ये मिलने वाले हैं स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 3 एंड स्टेरिक नंबर 4, कार्बन तक मिलेगा क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो आई होप मोटा मोटा आप थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन समझ गए होंगे। आइए 1-2 में प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, फिर हम अपना आ जाएंगे कार्बन के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लो हमें अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, एक एग्जाम्पल के लिए। तो तुम्हें पता है नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, 5 पाए जाते हैं। तो 5 में से 3 ने बॉन्डिंग कर रखी है, 1, 2 और 3, तो बच कितने गए 2 बचे हैं, 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनको लोन पेयर बोलते हैं। अगर पेयर के फॉर्म में बचा है तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बचा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एक लोन पेयर है, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉन्ड बनते हैं इन बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन बॉन्ड्स को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो 2 चीजें होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 2 टर्म में बटा होता है, एक तुम्हारा कहलाता है लोन पेयर और एक टर्म कहलाता है आपका बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे वो बॉन्ड पेयर हो गया और जो बचा हुआ है वो लोन पेयर कहलाता है। तो अच्छा, अभी तुमने स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उसी सिग्मा बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ये थोड़ा इजी हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो आप देख सकते हो कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1, 2, 3, ठीक है। पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है, बॉन्ड पेयर हम लोग जनरली सिर्फ कहेंगे सिग्मा बॉन्ड को, ठीक है। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है, पाई बॉन्ड नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। नोट करके लिख लीजिएगा इस बात को, ठीक है।
अब बॉन्ड पेयर देखो 3 हो गया, अब अमोनिया में एक लोन पेयर है, 3 और 1 4, 4 पर क्या हो गया sp3, 4 पर sp3। ठीक है, इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। आइए हम लोग थोड़ा कार्बन के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन से सिर्फ लेना देना है, तो कार्बन के बारे में अच्छे ढंग से समझेंगे। तो मैं एक कॉलम बना रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा और नोट भी करिएगा। एक तरफ स्ट्रक्चर लिख रहे हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जिसे हम आप बॉन्ड पेयर बोलेंगे, और फिर एक तरफ लिख रहे हैं नंबर ऑफ लोन पेयर, एक तरफ लिखेंगे ज्योमेट्री, और एक तरफ है हमारे पास बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये कॉलम हमने बना लिया। ठीक है, अब देखो कुछ स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। पहला है हमारे पास जैसे ये वाला स्ट्रक्चर। अब पहला काम आपका है कि आप खुद से काम करें, आप इसमें बॉन्ड पेयर ढूंढे, यानी सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर हैं। क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर हो सकता है? कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पहले ही कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बता दिया, और 4 के चारों बिजी हैं, तो कोई लोन पेयर का तो सवाल नहीं उठ सकता। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक और बना लेते हैं, देखो एक हो जाएगा तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन, और फिर इधर बना लेते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, चलो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 0 लोन पेयर हो गया। तो अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो मुझे स्टेरिक नंबर निकालना पड़ेगा। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 4 + 0 यानी 4, और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp3, 4 पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और sp3 पर जो ज्योमेट्री होती है उस ज्योमेट्री को हम लोग क्या नाम देते हैं? अब ये चीजें याद करने वाली हैं भाई। ज्योमेट्री को क्या नाम देते हैं? ज्योमेट्री को नाम देते हैं टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री को नाम दिया जाता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है? स्टार्टिंग बताया था 109.5 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्ट्रक्चर का कहानी। अब चलो एक और मैं बना रहा हूं, देखना ध्यान से सब लोग, और पहले खुद से ट्राई करना। मान लो ये एक स्ट्रक्चर है कार्बन का, कार्बन इस तरह की बॉन्डिंग किया हुआ है। तो पहला काम आपको ये करना है कि आप बॉन्ड पेयर काउंट करें। तो इसमें आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, 1 2 3। अब देखो जब डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और जो सिंगल बॉन्ड होते हैं जनरली वो सिग्मा होते हैं। तो आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3। अच्छा, क्या अभी भी इसके पास लोन पेयर बच रहा है? नहीं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, चारों बिजी हैं, लोन पेयर 0 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन 3 + 0 मतलब 3, और 3 पर होता है sp2, और sp2 पे जो ज्योमेट्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। आइए एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन ने जब ट्रिपल बॉन्ड बना रखा हो, तो ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो उसमें एक ही सिग्मा होता है और ऊपर नीचे वाले 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और एक बॉन्ड यहां बना रखा है। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2 हो गए। लोन पेयर अभी भी कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लोन पेयर? क्योंकि लोन पेयर तभी बच सकता है जब कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 ने ऑलरेडी वैसे भी बॉन्ड बना रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन 2 + 0 यानी 2 पर क्या हो गया sp, और sp पर जो ज्योमेट्री होती है वो कहलाती है लीनियर, और इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, और देखो क्या कार्बन में पॉसिबिलिटी है? कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, अगर दोनों साइड से उसने डबल बॉन्ड बना रखा है। चलो डबल बॉन्ड में तुम्हें पता है एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई होता है, तो टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर अभी भी नहीं होगा। 2 + 0 फिर से कितना आ गया 2, और 2 पर हाइब्रिडाइजेशन sp, लीनियर एंड बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक है, और देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर। ठीक, अब यहां पर
उससे पहले मैं इन बातों को रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या आइडिया लग रहा है, क्या मुझे हर बार हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत पड़ेगी कार्बन की? नहीं पड़ेगी। अब आपको ये याद कैसे रखना है, अगर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन हुआ तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन हुआ हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन sp, और अगर दो डबल बॉन्ड वाला कार्बन हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp होगा, ठीक है। ये सब बहुत रेयर केस में मिलते हैं, ये तीन तो आपको याद होना ही चाहिए। सिंगल बॉन्डेड कार्बन को मैं sp3 कार्बन भी बोल सकता हूं, डबल बॉन्डेड कार्बन को मैं sp2 कार्बन बोल सकता हूं, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को मैं sp कार्बन बोल सकता हूं। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट्स। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगता है तो उसे कार्बोकेटायन बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोकेटायन है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, जैसे मान लो ये कार्बन है, उस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। तो अब उसमें देखो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, पॉजिटिव चार्ज का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकाल दिया मैंने, एक निकाल दिया तो 3 ही बचे होंगे, तो 3 ने बॉन्डिंग कर रखी है, 3 ने बॉन्डिंग इस तरह कर रखी है, 3 अलग अलग बॉन्ड बनाया है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है तो 3 हो गए, लोन पेयर अभी भी 0 है तो 3 + 0 यानी 3 पर क्या हो गया sp2 पर हम क्या लिख सकते हैं, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, यानी जो कार्बोकेटायन होते हैं वो ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होती है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है। और देखो भाई लोग, अगर हम कार्बन पर निगेटिव चार्ज लगा दें, ठीक है, यानी कार्बन पे हम निगेटिव चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन थे, निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक, 3 ने बॉन्डिंग कर रखा है, 3 ने बॉन्डिंग कर रखा है, एक बचा हुआ है चौथा, एक चौथा बचा हुआ था, एक निगेटिव चार्ज लगाया मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो निगेटिव चार्ज लगा दिया। अभी देखो क्या है कि ये बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर तो 3 हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन इस निगेटिव चार्ज की वजह से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, यहां पर एक लोन पेयर है, तो यहां पर हो गया तुम्हारा 3 + 1, 3 + 1 4, 4 पर क्या हो जाएगा sp3, ठीक है। sp3 पर ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन अगर इसके शेप के बारे में बात करें तो इस शेप को बोलते हैं पिरामिडल शेप, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या है, अब हमारे पास कार्बन का यही वेराइटी है जो यहाँ टेबल में बना हुआ है, इसके अलावा कार्बन की और कोई वैरायटी नहीं होगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन यही मिलने वाला है। या तो सारे सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन मिलेगा sp3, डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2, ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन sp, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन जिसको हम कार्बोकेटायन बोलते हैं sp2, निगेटिव चार्ज वाला कार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ब एनायन, वो क्या मिलने वाला है sp3। इसी में बस एक लोन पेयर है, इसी के अंदर बस एक लौता लोन पेयर है, ठीक है। तो ये जो 4-5 टाइप है कार्बन का, भैया दिमाग में बिल्कुल बस जाए, ठीक है, और इनका हाइब्रिडाइजेशन भी दिमाग में रहे, दोनों तरफ से बात याद होनी चाहिए। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को मैं sp बोलूंगा, या मैं जब sp कार्बन नाम लूं तो दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अच्छा, आप सोच रहे हो सर इतना फोकस, इतना जोर क्यों दे रहे हैं sp कार्बन, sp2 कार्बन, sp3 कार्बन पर? क्योंकि इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट निकल करके आने वाला है, ठीक है। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने चल रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से देखिए। ऐसे हमारे पास sp3 कार्बन है, या हमारे पास एक है sp2 कार्बन, और एक है हमारे पास sp कार्बन। इनके अंदर पूछा जाता है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। अब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर का मीनिंग होता है कि s ऑर्बिटल का कितना इन्वॉल्वमेंट है इस इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में। भैया ये सब तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, एक s 3 p से मिलकर के बना है। तो अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर s कैरेक्टर का मतलब s ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट कितना है। अगर आप देखेंगे तो s एक हिस्सा है और p के 3 हिस्से हैं, मतलब टोटल तो 4 ऑर्बिटल है ना, एक s और 3 p। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज इनको डिवाइड करूं तो s के में एक हिस्सा आ रहा है और p में 3 हिस्से जा रहे हैं, यानी मैं इसको कैसे बोलूंगा परसेंटेज वाइज में? परसेंटेज वाइज में कहा जाएगा 25%, ठीक है,
और sp2 कार्बन में आप देख सकते हैं p के 2 हिस्से हैं और s का सिर्फ एक हिस्सा है, यानी s के हिस्से में लगभग 33.3% आएगा। और sp कार्बन बिल्कुल हाफ हाफ है, एक s और एक p है, बराबर बराबर दोनों को परसेंटेज मिलेगा, यानी s का परसेंटेज होगा 50। इसी को हम लोग बोल रहे हैं s कैरेक्टर के नाम से जान रहे हैं। अब एस कैरेक्टर बहुत जरूरी चीज है ऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक में भी काम आने वाला है, तो अभी आपको सीखना पड़ेगा एस कैरेक्टर क्या होता है। एस कैरेक्टर का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट कितना है। तो एक में हमको मिला 25%, एक में मिला 33.3%, एक में मिला आपको 50%। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है। बॉन्ड एंगल, ठीक है, सब आपको बताया जा चुका है। sp3 का 109.5 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, और sp का मैंने लीनियर का बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री। लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ लिखा था, 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये कर क्या रहे हैं सर आपने एस कैरेक्टर, अच्छा आपको हेडिंग वाइज नोट्स बनाना है तो इसको एस कैरेक्टर के नाम से हेडिंग बना लीजिएगा। ठीक है, एस कैरेक्टर, कि भैया आपने एस कैरेक्टर लिख दिया सर, बॉन्ड एंगल भी लिख दिया, अब इसका करना क्या है, भी आपको रिलेशन बताते हैं। ठीक है, अब मैं एक टर्म लिखने चल रहा हूं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आई होप आपको ये इसकी डिफिनेशन पहले से पता होनी चाहिए, शॉर्ट में ईएन लिखते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का शॉर्ट में आपको मीनिंग समझाते हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, इन द ड्यूरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यानी जब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। शॉर्ट में आप याद रखेंगे टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है बॉन्डिंग करते वक्त, उसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। जैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है? फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है, टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू पे नापते हैं, अलग अलग स्केल होते हैं, सब पीरियोडिक टेबल में सीखेंगे। ठीक है, कौन कौन से स्केल हैं जो जरूरी है आपके सिलेबस का हिस्सा, वो आपको बताया जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक न्यूमेरिकल टर्म में नापते हैं। जैसे sp3 कार्बन है तो sp3 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है आपकी 2.5 sp3 कार्बन की, और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 2.75। कुछ डेटा तो आपको याद करना पड़ेगा भाई, केमिस्ट्री बिल्कुल फैक्ट्स पर बेस्ड है, बिल्कुल फैक्ट्स आधारित होती है, इसलिए कुछ डेटा तो याद रखना पड़ेगा। डेटा याद करेंगे जिंदगी आसान हो जाएगी केमिस्ट्री की। ठीक है, वरना बड़ा कंफ्यूजन बना रहेगा। 2.75 और sp कार्बन 3.25 इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। अब ये जो तीन डेटा आपके सामने मैं लिख रखा हूं, इसमें आप देखेंगे कि क्या कनेक्शन है, तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ रहा है 25 से 33, 33 से 50%, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है, 109 से बढ़ा 120, 120 से बढ़ा 180, वैसे वैसे आपको क्या मिल रहा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती जा रही है। 2.5 से 2.75, 2.75 से 3.25, यानी हमको रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये मिला है कि S परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इंक्रीज करने का मतलब है कि बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करता है, और बॉन्ड एंगल इंक्रीज करने का मतलब है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा होती है। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि अगर आपको बॉन्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डेटा नहीं पता, आपको एग्जैक्ट उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बॉन्ड एंगल पता है, तो बॉन्ड एंगल से आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और कहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। ठीक है, एस कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर
और एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना होगा। बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा है। यानी sp कार्बन एक हाईएस्ट यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के कैटेगरी में आता है। sp कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है भाई, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। sp2 कार्बन यानी डबल बॉन्डेड कार्बन, sp3 कार्बन यानी सिंगल बॉन्डेड कार्बन। अगर हम लोग बात करें कि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होता है, मैं 2-3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का डेटा लिख रहा हूं। एक फ्लोरीन है 4.0 और आपका ऑक्सीजन है 3.5, क्लोरीन है 3.0 एंड नाइट्रोजन है 3.0। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन और नाइट्रोजन के कंपेयर में भी sp कार्बन यानी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भाई, बहुत काम आने वाला है ऑर्गेनिक में। तो मैंने यही कहा था कि नॉमेनक्लेचर का मतलब ये नहीं कि हम नाम लिखना ही सीखने लग जाए। ठीक है, इसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लेटफॉर्म, पूरा बेस रेडी होने वाला है आपका। ठीक है, तो ये रिलेशन हमको मिलकर के आ गया। अच्छा, इस रिलेशन से भी और भी पॉइंट्स सब लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसका मतलब है कि वो अट्रैक्ट करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखेगा, पकड़ कर रखेगा, टाइटली पकड़ कर रखेगा। और जब टाइटली पकड़ेगा तो बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड तो भाई इलेक्ट्रॉन का ही बना हुआ है ना। तो अगर टाइटली पकड़ कर रखा है इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है, और अगर बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है तो आसानी से टूटेगा नहीं। हम कह सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगी। यानी इसी में आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, इसी में बढ़ा सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड उतना मजबूत होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड की मजबूती उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, आप लॉजिक समझ गए होंगे कि क्यों बॉन्ड मजबूत होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, टाइटली पकड़ने की क्षमता ज्यादा है, आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, पास बनेगा, क्लोज बनेगा, खींचकर बनेगा। एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मीनिंग ही यही होता है कि एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने का मतलब कि वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। एस ऑर्बिटल सबसे क्लोज होता है, फिर p का नंबर आता है, फिर d का नंबर आता है, फिर आपका f का नंबर आ जाता है। ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट कौन है? सबसे क्लोजेस्ट होता है s ऑर्बिटल। तो अगर s ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है यानी वो हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, और अगर न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है तो भैया न्यूक्लियस पकड़ कर रखेगा, और न्यूक्लियस अगर पकड़ कर रखा है इसका मतलब पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है मतलब बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, बॉन्ड को आप तोड़ नहीं सकते। अब इसी में एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूं, लॉजिकल है, ध्यान से सुनिएगा। अगर बॉन्ड मजबूत बन रहा है, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच कर रखा है, पकड़ कर रखा है, इसका मतलब पास बन रहा है ना, पास आ रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा, तो पास आ रहे हैं। पास आने का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड छोटे बनेंगे। यानी यहां पर एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या फर्क पड़ता है। एस कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या क्या फर्क पड़ता है? एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज बॉन्ड बनेंगे, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होंगे, ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। बॉन्ड अगर मजबूत हो गया तो लेंथ तो कम हो जाएगी ना भैया। पास आ रहे हैं तो छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है तो तोड़ नहीं पाओगे, और अगर दूर है तो लंबे बॉन्ड है, लंबे बॉन्ड है तो कमजोर है, कमजोर है तो आसानी से टूट सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब यहां से आप क्या आइडिया लगा सकते हो, भाई ट्रिपल बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा, एस कैरेक्टर इतनी ज्यादा, इसका मतलब बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है मतलब छोटा होगा। सिंगल बॉन्डेड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, बॉन्ड वीक होंगे ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर में, डबल बॉन्ड के कंपेयर में, लेकिन लंबे होंगे। यानी सिंगल बॉन्ड सबसे बड़े होते हैं। यानी इस पर अगर हम लोग एक ऑर्डर बना लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एक ऑर्डर बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाएं, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है, तो सबसे मजबूत बॉन्ड किसके होंगे? ट्रिपल बॉन्ड वाले, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड वाले, और फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है,
और अगर हम बॉन्ड की लंबाई का ऑर्डर बनाएं तो बॉन्ड की लंबाई ठीक इसका उल्टा करना है मुझे, यानी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा लंबे डबल बॉन्ड हो गए और डबल बॉन्ड से लंबे कौन से बॉन्ड हो गए, सिंगल बॉन्ड हो गए। ठीक है, अगर आप इसको हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे लिखना चाहते हैं तो sp sp2 एंड sp3, sp sp2 एंड sp3। ठीक है, तो आई होप जो आपको मैंने इतना थ्योरेटिकल पॉइंट समझाया, एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत डाउट रहता है तो बताइएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं अब कुछ क्वेश्चन पे। ठीक है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन कार्बन। तो आपको कोई अंडरलाइन कार्बन दिख तो रहा नहीं है, कुछ कार्बन को अंडरलाइन कर लेते हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला। ठीक है, एक यहाँ बनाते हैं, एक यहाँ बनाते हैं, एक ये लो भाई। पहला काम आपका है कि आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये वाले कार्बन और ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। ठीक है, चलिए पहले इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अब आपके पास क्या तरीका है, स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करिए, उससे बताइए, या तो अब आपको जो 3-4 पॉइंट्स बता दिए गए हैं आप उस पर काम कर सकते हैं। सिंगल बॉन्डेड कार्बन दिखे sp3, ये बॉन्ड चारों तरफ कैसे बॉन्ड है इसके, सिंगल बॉन्डेड, बस आंख बंद करके sp3। ये वाला कार्बन कैसे, देखो आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड कार्बन क्या बताया गया आपको, sp2। ये भी कैसा कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा होता है, sp2। ठीक है, जो आपको टेबल बनवाया गया है भाई उस पर आप बात कर सकते हैं। ये देखो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन क्या हो गया, sp3। अब कहोगे सर ये भी तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, sp3 कर दें, तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको साइनाइड का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है। साइनाइड का स्ट्रक्चर ये होता है, ये है साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब बताओ कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ा है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन क्या होते हैं, sp, यानी साइनाइड के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है। चल भाई नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2। ठीक है, इधर आइए, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, COOH, आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, आपने sp3 लिखा, गलत, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं मालूम तो गड़बड़ तो होना ही है। COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है। तो यहां पर कार्बन को देखो तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, sp3 ना होकर के ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन sp3 sp2 होता है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, अब क्या कह रहा है कि आपको अगला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। भैया आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। क्या आप सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं, सिर्फ काउंटिंग तो करनी है। अब काउंटिंग को थोड़ा इजी बनाते हैं। इजी बनाने का मतलब यह है कि जो भी हाइड्रोजन होगा, क्योंकि भैया हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो हम हाइड्रोजन को एक सिग्मा बॉन्ड मान सकते हैं। एक हाइड्रोजन मतलब एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो सिग्मा बॉन्ड में काउंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। देखो कैसे कर रहे हैं, ये 3, देखो मैं क्रॉस करता चलूंगा, 3 हाइड्रोजन, 3 काउंट कर लिए, 3, फिर उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड है 4, 4 1 5, 5 1 6, 7, 7 1 8, 9 10, 11 12 और 1 13 और 13 2 15, 15 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 15 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक, अच्छा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो नीचे एक पाई बना, यानी एक पाई बॉन्ड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काउंटिंग करनी है, तो आप पहले काउंट करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखो, जैसे क्या दे रखा है, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक, आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। 3 ये हो गए, फिर जो दिख रहा है वो तो काउंट करोगे ही, 4 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 1 9 10 11 12, यानी आपको मिल गए 12 सिग्मा। अच्छा डबल बॉन्ड एक ही है, तो एक डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड। ठीक है, तो 12 सिग्मा एक पाई। एक बार आप भी काउंट कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे काउंटिंग में थोड़ा कुछ मिस हो जाए, वो अलग बात है। ठीक है, 3 4 2 6 7 2 9 10 1 11,
11 सिग्मा। क्या कोई आपको पाई बॉन्ड दिखाई दिया? नहीं दिया, यानी 0 पाई बॉन्ड है। अच्छा, अब साइनाइड को लेकर के दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो साइनाइड को लेकर दिक्कत क्या है कि हम साइनाइड का जब तक ओपन स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक तो गड़बड़ी रहेगी। तो साइनाइड का पहले ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो भाई, 3 4 2 6 1 7 1 8, 8 सिग्मा हुए। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर नीचे ये 2 पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड, ठीक। चलो भाई, और काउंटिंग करते हैं। हमारे पास क्या है? एक हाइड्रोजन, एक 2 3 4 5 5 2 7, 7 सिग्मा, ठीक है। पाई कितने हो गए? इसमें एक ऊपर पाई, एक नीचे पाई, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक पाई, 3 पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है। आइए CH3CHO को देखते हैं। CH3CHO में जो आपका CHO है, ठीक है, तो आपको पहले CHO का स्ट्रक्चर पूरा बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप काम कर पाएंगे, ठीक है। इसको मैं अलग लिख दे रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे होता है CHO, ठीक है। चलो काउंटिंग करते हैं। 3 4 5 1 6, 6 सिग्मा है और 1 पाई है। अब आइए CH3COOH में, यही काम आपको यहां पर भी करना है। CH3COOH में इसको अलग से बना लीजिए, CH3COOH। काउंट कर लेते हैं, देखो 3 4 5 6 और 1 7, 7 सिग्मा हो गए, ठीक है। और एक तुम्हारा क्या हो गया? पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, ठीक। यहां पर भी काउंट करते हैं। इसके लिए वही करना होगा कि COH को आपको अलग से बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। चलिए काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 3 4 5 6, 6 और 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 11 1 12, ठीक है। ये हो गए टोटल हमारे पास 12 सिग्मा। अच्छा, पाई कितने हो गए? एक पाई है और एक पाई है, टोटल कितने पाई हो गए? 2 पाई हो गए, ठीक है। तो ये हो गया, हमने काउंट कर लिया। कुछ आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए और देखते हैं, ठीक है। ये देखो हमारे पास कुछ और कंपाउंड्स बने हुए हैं। इन कंपाउंड्स को आपको काउंट करना है, ठीक है। चलिए काउंट कर लीजिए भाई फटाफट। पहला काम आपका है कि आप करिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। चलो भाई, आपने खुद से ट्राई किया होगा। चलिए अपना अपना मैच कर लीजिए। पहला क्या लिखा हुआ है? स्टाइरीन। अब देखो दिक्कत यही है कि ये तब तक इजी लगता है जब तक पूरा स्ट्रक्चर फुल बना के दिया हो। जब फुल बना के दिया होगा तब तो भाई ये बॉन्ड आराम से सब एक करके गिन लेंगे। लेकिन जैसे नाम दे दिया या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दे दिए जो लाइन नोटिफिकेशन होते हैं, उसमें पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं, तो उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहली बात तो आपको स्टाइरीन पता होना चाहिए। अच्छा, स्टाइरीन मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि ये PYQ है, मतलब एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पहले मैं स्टाइरीन बनाता हूँ। क्या होता है स्टाइरीन में? क्या होता है कि एक बेंजीन रिंग होता है और बेंजीन रिंग में लगा रहता है CH डबल बॉन्ड CH2। इसी कंपाउंड को हम लोग स्टाइरीन बोलते हैं। अब चलिए काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है, ये लाइन नोटेशन है। ये जो डॉट्स होते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो लाइन बने होते हैं वो लाइन बॉन्ड, ये लाइन क्या है? ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड। ये एक लाइन होता है, एक लाइन का मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 लाइन का मतलब डबल बॉन्ड, 3 लाइन बनी होगी तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन कहाँ गया? जो आपको वैलेंसी बच जा रही है कार्बन की और दिख नहीं रही है, मतलब वो हाइड्रोजन होगा। कहने का सेंस क्या है वो आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस वाले कार्बन को देखिए, ठीक है। इसने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं? इसने टोटल बनाए हैं 1 2 और 3 ही तो बॉन्ड बना रखे हैं ये। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी 4 बॉन्ड बना सकता है, वो 3 बॉन्ड बना लिया है। 3 बॉन्ड बनाने का मतलब एक बॉन्ड बचा हुआ है। एक बॉन्ड अंडरस्टूड है कि वो क्या रहा होगा? हाइड्रोजन रहा होगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कार्बन के बॉन्ड 4 हैं। जितनी लाइनें दिख रही हैं वो बॉन्ड मानेंगे, जो बच गया है वो आपका क्या होने वाला है? हाइड्रोजन होने वाला है, ठीक है। तो मैं सबके हाइड्रोजन बना देता हूं फटाफट। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। क्या यहाँ कोई हाइड्रोजन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन ने ऑलरेडी यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी हाइड्रोजन की कोई स्पेस नहीं है। तो चलिए अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं।
काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जहां जहां मैं काउंट करते आ रहा हूं क्रॉस बनाता चलूंगा, 1 2 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 आपके हो गए सिग्मा। और पाई बॉन्ड कितने हो गए? बेंजीन रिंग के अंदर 3 और ये डबल बॉन्ड में 1, यानी आपके हो गए 4 पाई बॉन्ड। 16 सिग्मा और 4 पाई बॉन्ड। ठीक है, चलो भाई लोग अब बात करेंगे टॉलीन का। तो टॉलीन में क्या होता है, टॉलीन का भी आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। टॉलीन का स्ट्रक्चर होता है कि बेंजीन रिंग होता है और बेंजीन रिंग पर एक मिथाइल लगा रहता है, तो उसे टॉलीन बोलते हैं। अब इसकी काउंटिंग वही है, पहले हाइड्रोजन समझ लीजिए। जिस जिस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब वहां पर एक एक हाइड्रोजन होगा। एक एक हाइड्रोजन हमने बना लिया। ठीक है, अब काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, यहां हो गए आपके 15 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और फिर उसके बाद काउंट करेंगे हम लोग पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या है, देखो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड नाम भी पता होना चाहिए। बेंजीन रिंग है, उस पर COOH लगा हो और फिर उसके बाद OH लगा हो। ठीक है, उसके ऑर्थो पोजीशन पर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके ऑर्थो पोजीशन पर OH लगा हो, तो इस कंपाउंड को बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है तो इसमें हमें काउंट करना होगा कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। तो मैं इसको अलग से बना दे रहा हूं पूरा डिटेलिंग स्ट्रक्चर, जैसे काउंट करना थोड़ा इजी हो जाए। COOH और यहाँ पर आप पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, चल भैया काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आपके पास 12 ये हो गए। अच्छा, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ हो सकता है? 13 ये हो गया, ठीक, 14 ये हो गया और 15 ये हो गया और 16 ये हो गया। ठीक है, तो 16 सिग्मा हो गए। पाई कितने हो गए? अंदर के 3 और COH का 1, तो टोटल 4 पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है, अब आ गया ये और कंपाउंड्स। ठीक है, ये जो बना रखा है एक पेंटागोनल सा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड लगा है और बाहर OH लगा है। तो पहले आप हाइड्रोजन डिफाइन कर लीजिए। जैसे यहाँ पर एक कार्बन है तो इस कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं? इस कार्बन ने टोटल 3 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी एक चौथा हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन ने टोटल 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो मतलब 2 हाइड्रोजन बचे होंगे। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 हाइड्रोजन, इसने भी 3 तो 1 हाइड्रोजन, इसने 2 तो 2 हाइड्रोजन इसके पास बचे होंगे। चलिए काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14 14 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड एक अंदर लगा हुआ है, 1 पाई बॉन्ड हुआ। ठीक है, चल भाई अब यहां पर और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ये क्या है? ये कार्बन है, 3 बॉन्ड बना रखा है, एक चौथा हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन है, इसका मुझे 1 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये 3 हाइड्रोजन होगा, मिथाइल है ये। यहां पर भी एक ही कार्बन 1 बॉन्ड बना रखा है, तो इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे। यहां भी 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इस कार्बन ने देखो टोटल 4 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड यानी 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो मैंने सब हाइड्रोजन दिखा दिए हैं, तो काउंटिंग करने में क्या दिक्कत है? चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। टोटल हमारे पास 23 सिग्मा बॉन्ड हैं। और अगर हम लोग पाई बॉन्ड काउंट करें तो 2 पाई बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फाइनली आपके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का काउंटिंग हो गया। जरूरी था कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं रहता तो सिंपल टॉपिक भी एग्जाम के अंदर हमको टफ लगने लगता है। ठीक है।